कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो यहां तक समझ में आ गया। अब इससे आगे बढ़ें। अब अगला सवाल होता है, ऋग्वेद जो है वैदिक सिविलाइजेशन टू पार्ट में देखते हैं। 1, 2। एक को कहते हैं हम लोग अर्ली वैदिक, एरा। इसी का दूसरा नाम हम लेंगे पूर्व वैदिक काल, और इसी को कहेंगे ऋग्वैदिक एरा, ऋग्वैदिक काल। और इसे कहेंगे हम एरा उत्तर वैदिक काल 600 1000 BC से 600 BC, और यहाँ 1500 BC से 1000 BC। ये टाइमिंग है। इस समय ऋग्वेदा लिखा गया BC के आसपास, और इस समय सामवेदा यजुर्वेदा, चौथा वेदा, बाकी के 3 ऐसे समझ। ठीक है, ये 2 पार्ट। यहाँ पर क्या है, ऑक्यूपेशन में प्राइमरी, एनिमल, हस्बेंड्री, सेकेंडरी, एग्रीकल्चर। यहाँ ऑक्यूपेशन में प्राइमरी, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी, एनिमल, हस्बेंड। यहाँ पे देखते हैं जिप्सी है, जिप्सी लाइफ यानी खाना बदोश, जीवन, घुमक्कड़। और यहाँ पर देखते हैं शटल डाउन, स्थिरवासी,
यहाँ पे चलवासी। तो बेटा जरा इस पर भी ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा और डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। अब देखें हम वैदिक सिविलाइजेशन दैट वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द 1500 BC to 1000 BC इज कॉल्ड अर्ली वैदिक एरा, नोन पूर्व वैदिक काल, उसी को कहते हैं ऋग वैदिक काल, क्योंकि ऋग्वेद नाम की पुस्तक उसी समय 1500 BC के आसपास यानी आज से 3500 वर्ष पहले लिखी गई। और जो सेकेंड पार्ट इज कंसिडर्ड 1000 BC to 600 BC, नियर अबाउट 500 years, दैट इज कॉल्ड द लेटर वैदिक एरा, यानी उत्तरवर्ती परवर्ती, उत्तरवर्ती परवर्ती उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जब ये 3 किताबें लिखी गई, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो ये चीज है। उस टाइम में ऑक्यूपेशन क्या था, तो ऑक्यूपेशन को 2 तरह से देखेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी। मुख्य काम क्या था और गौण क्या था। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था एनिमल हस्बेंड्री, पशु चराते थे, और सेकेंडरी में क्या था, एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत करते थे। तो जब इंसान पशु चराएगा बेटा, तो पशुओं के साथ वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा भी तो करेगा ना। आज भी देखिए हमारे रैवारी जनजाति के लोग जो राजस्थान से निकलते हैं तो कहाँ तक पहुंच जाते हैं, यूपी के आखिरी छोर तक, लखनऊ के आसपास तक पहुंच जाते हैं अपने हजारों हजार मवेशियों को लेकर के। और जब बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और जब उनके यहाँ चारागाह बन जाएगा, तैयार हो जाएगा हरी हरी घासें, तो वो फिर लौटना शुरू करते हैं। तो 3 महीना आने में और 3 महीना जाने में, 6 महीना ये ऐसे ही चलते हैं और 6 महीना अपने जगह पे रहते हैं। समझ में आई बात। तो अपने पशुओं की जरूरत के हिसाब से यहाँ वहाँ भटकते हैं। तो याद रखिएगा, तो स्वाभाविक है कि अगर एनिमल हस्बेंड्री प्राइमरी है तो ये जिप्सी होंगे। जिप्सी मतलब खाना बदोश, आज यहाँ कल वहाँ, यानी इनकी जीवन शैली जो है घुमक्कड़, घुमक्कड़ जिसको कहते हैं चलवासी। क्यों, पास्चर लैंड थे, खेती बाड़ी तो करते नहीं थे उतना। और यहाँ पे देखिए चेंजेस हो गया लाइफ में, स्टैब्लिशमेंट हो गया, ऑक्यूपेशन। अब प्राइमरी क्या हो गया, कृषि, सेकेंडरी क्या हो गया, एनिमल हस्बेंड्री। आज यही है ना, जो हमारे किसान है क्या करते हैं, किसानी करते हैं। और किसान को खेतों में जरूरत के लिए बैल चाहिए, भैंस चाहिए, गाय चाहिए, गोबर चाहिए, उसका मूत्र चाहिए, नहीं पेस्टिसाइड्स के ख्याल से। तो उनको पशु भी पालना है, उपले वगैरह मिल जाते हैं। और पशु को खाने के लिए क्या चाहिए, भूसा, चारा, मक्का का डंठल, घास वास, वो सब खेतों से आ गया। तो इसलिए दोनों के अनुनाश्रय संबंध है, एक दूसरे पर आश्रित है। तो ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो जैसे ही खेती प्राइमरी होगी तो 6 महीने के लिए तो फसल को तैयार करने तक बैठेंगे, और फसल तैयार होगा तो उसको रखेंगे। तो रखने के लिए भंडार करेंगे, तो एक ही जगह रह लो, जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब जैसे मैं बेटा पहले अपना इंस्टीट्यूट चलाता था, बहुत पहले 20 साल, लेकिन साथ साथ अन्य जगहों जाता था। तो थोड़ा यहाँ पैसा मिल जाता, थोड़ा वहाँ पैसा मिल जाता, थोड़ा वहाँ पैसा मिल जाता, तो हम कई जगह जाते थे। कैसे थे हम, चलवासी। लेकिन फिर धीरे धीरे एस्टैब्लिश्ड हो गए और फिर हम एक ही जगह बैठ गए, तो अब हम क्या हैं, स्थिरवासी। ठीक है ना, ऐसे ही होता है लाइफ में। तो इस तरह से एस्टैब्लिशमेंट आया और ये एक जगह बैठने लगे, क्योंकि खेती छोड़ के नहीं जा सकते, एक ही जगह रहना पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है, ये चेंजेस हुए, ये ध्यान में रखिए। अब बात आती है कि वैदिक सभ्यता के बारे में बहुत लोगों ने कहा ये लोग कहां से आए। तो अब सवाल क्या है कि वैदिक जन जो थे, जिसको आर्य कहते हैं, या आर्य का मतलब क्या है, और ये लोग कहां से आए, क्या ये लोकल थे या आउटर थे। तो ये अभी तक माना गया है कि आउटर थे, लोकल नहीं थे। लेकिन नई परिभाषा गढ़ी जा सकती है 10 साल के भीतर कि ये स्थानीय थे। पर आप ऐसे समझिए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये लोग जो हैं इसी ब्रह्म ऋषि देश से थे, सिंधु नदी के आसपास के रहने वाले लोग, और वही हैं ये। तो ब्रह्म ऋषि देश से आए, पर उनके बातों को काट दिया गया क्योंकि वो स्थानीय लोगों से घृणा करते थे। तो अपने ही लोग अपने ही लोगों से कैसे घृणा करेंगे। दूसरा पॉइंट बनता है, स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा ये लोग तिब्बत से आए, तिब्बत। तो ये सोच के कि उस टाइम में भी तिब्बत का जो कंडीशन है, क्लाइमेट, वो रहने लायक नहीं है ढंग से,
आज भी लोग नहीं रहते, तो वहां से आए होंगे ये उम्मीद नहीं है, तो इसको छोड़ दिया गया। ऐसे ही जो है कुछ लोगों ने कहा कि ये लोग उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश से आए, सॉरी गंगानाथ झा ने कहा ब्रह्म ऋषि देश से, भारत से, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये लोग ध्रुवीय प्रदेश से आए, नॉर्दर्न पोल से, वहां बर्फ का तूफान वगैरह आया, सारा ग्लेशियर सब पड़ गया, ऐसा कहते हैं। और तब ये लोग चारागाह की तलाश में अपने जानवरों को चारागाह की तलाश में आते हुए भारत तक अपनी सीमा तक पहुंच बनाए, तो कहते हैं वो कहीं ना कहीं ध्रुवीय प्रदेश से आए। लेकिन ये सब बात कट गई। एक हमारे थे जर्मनी के विद्वान मैक्स मूलर, उनके बारे में जरा गौर से सुनिए। जर्मन स्कॉलर मैक्स मूलर who never visited India in his lifetime, but he wrote near about more than 50 books, a series of books on India to praising its culture, tradition, civilization, all about. He was very praised from India. He knows everything about India's culture, language, development, civilization, tradition, and he was very fond of India. उन्होंने भारत आए बगैर भारत के बारे में बहुत अध्ययन किया था और भारत के लोगों के बारे में, तो वो भारत से बहुत अभिभूत थे। और भारत को उन्होंने कहा था सभ्यता का पालना, पालना तो समझते हैं जिसमें बच्चों को खिलाया जाता है, तो सभ्यता का पालना भारत को मैक्स मूलर ने कहा। मैक्स मूलर चूंकि एक विद्वान जन थे, तो मैक्स मूलर को इंग्लैंड में, लंदन में जो सिविल सर्वेंट होते थे ना भारत में, तो सिविल सर्वेंट को भारत के लैंग्वेज पढ़ाएगा, भारत का कल्चर ट्रेडिशन पढ़ाएगा, तब ना वो आकर के सिविल सर्वेंट जो है यहाँ रूल करेंगे। तो उन लोगों को जो लैंग्वेज कोर्स और भारत के बारे में नॉलेज देने का जो एक अलग सब्जेक्ट होता था, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का काम मैक्स मूलर करते थे लंदन में सिविल सर्वेंट को। एक पॉइंट क्लियर। अब आइए, मैक्स मूलर ने ये रिसर्च करके दावा किया कि जो आर्यंस थे वो कहीं ना कहीं स्टेपीज ग्रासलैंड के रहने वाले लोग थे। यूरोप के साउथ ईस्टर्न पार्ट और एशिया के सेंट्रल वेस्ट पार्ट का जो एरिया है, जिसे आप कैस्पियन सी से ब्लैक सी और उसके आसपास के बाल्कश लेक के आसपास के लोगों के संदर्भ में कह रहे हैं कि जो स्टेपीज घास का मैदान है, वहां से ये लोग आए, यानी सेंट्रल एशिया से आए और भारत में बस गए और आर्य सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश्ड किया और ये मान लिया गया ओवरऑल। तो याद रखिएगा, अभी तक मान्यता के अनुसार मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग ये आर्यंस लोग सेंट्रल एशिया से इंडिया आए एंड दिस इज रिकॉग्नाइज्ड। तो किसने कहा कि मध्य एशिया से आए? आर्यंस कहां के रहने वाले थे? आर्यंस कहां से आए? Who said the Aryans come from Central Asia? You have to say Max Muller. What was the place? Steppes grassland. जो ज्योग्राफी में ग्रासलैंड पढ़ते हैं वो स्टेपीज। ठीक है, तो ये बात हो। एक पॉइंट क्लियर। अब यहां थोड़ा सा और हम बता दें बेटा, तुर्की के आसपास हम देखते हैं और इराक में 2 इंस्क्रिप्शन मिले जो पकी हुई मिट्टी पर खुदी हुई मिली। इसे एक को कसाइट अभिलेख, एक को जो है उसी को मितनी अभिलेख कहते हैं और एक को कहते हैं बोगास गोई। तो ध्यान दीजिए, सेंट्रल एशिया से आर्यंस कबीले अपने पशुओं के साथ जैसे जैसे वहां पर क्लाइमेट बदलता गया और धीरे धीरे वहां बर्फ की चादर साल के कई महीनों तक रहने लगी, तो वो पशुओं को वहाँ पाल नहीं सकते थे, तो अपने पशुओं की तलाश में, चारागाह की तलाश में समय के साथ बढ़ते बढ़ते सैकड़ों सालों में वो इराक के पास आए। और इराक के पास आए तो उनका एक ब्रांच, ध्यान दें, आर्यंस के एक ब्रांच तुर्की की ओर गया। कहाँ? टर्की। और टर्की से एजियन सी पार करके यूरोप में दाखिल होगा, जर्मनी की ओर जाएगा। तो जो टर्की गया उसका एक अभिलेख मिला और जो इराक से फिर ईरान होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत की ओर आए तो ऐसा मिलता है। तो इसके 2 अभिलेख हैं, देयर आर 2 इंस्क्रिप्शन। एक का नाम है कसाइट इंस्क्रिप्शन, उसी को मितनी नाम के जगह पर पाया गया तुर्की में, जिसे कहते हैं मितनी अभिलेख। ये
1400 बीसी का है, ठीक है। और इसमें लिखा है इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य, ये 4 आर्यों के प्रमुख देवता थे जो उस टाइम में वो आर्यजनों के साथ ही निवास करते थे। देवता और मनुष्य साथ रहते थे। कुलीन वर्ग के लोग होंगे, ऐसे समझिए, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आज भी गरीबों का मदद करिए तो वो आपको बोलेगा आप मेरे देवता हैं, क्योंकि आप बहुत ऊंचे हैं। और वो सोनू सूद हो गए, शाहरुख खान हो गए, आमिर खान हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, अक्षय कुमार हो गए, ऐसे बहुत हैं, असंख्य, बहुत सारे और भी लोग हैं, कितनी गिनती कराऊं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये सब भगवान हो गए जो आज हमारे कोरोना पीड़ित तकलीफ में जो लोग हैं। तो यही फर्क होता है। तो भगवान साथ रहते थे, हॉलीवुड बॉलीवुड साथ रहते थे, ऐसे समझ लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि मितनी अभिलेख में ये 4 देवताओं का जिक्र है। और एक बोगास गोई अभिलेख मिला है जो इराक के पास मिला है, वो 1600 बीसी का है। और इससे पता चलता है कि आर्यन की शाखा जो मध्य एशिया से निकली, इराक में आकर 2 शाखाओं में बट के, एक तुर्की होते हुए यूरोप की ओर गई और एक इराक ईरान होते हुए भारत की ओर बढ़ी। ये चीज़ें समझ में आई। तो मैक्स मूलर इंपॉर्टेंट आ गया। अब ये मैक्स मूलर भारत का भी नहीं आए। मैक्स मूलर के नाम पे मैक्स मूलर हाउस है कर्नाट प्लेस दिल्ली में। तो बहुत स्कॉलर रहे हैं, नो डाउट। ये 4 पॉइंट में लिख लेता हूं। ठीक है, केम फ्रॉम, यानी आपका टॉपिक क्या हो गया कि आर्यंस कहां से आए, आर्यजन कहां से आए। तो आर्यजन जब कहते हैं तो एक ही भाषा बोलने वाले विभिन्न कबीलों का समुदाय, ऐसे समझ। आर्यजन कौन हुए? तो स्पीकिंग सिंगल लैंग्वेज बट डिफरेंट कम्युनिटीज एंड क्लैन। ये लोग अलग अलग कबीलों के थे, अलग अलग गोत्र के थे, लेकिन एक ही भाषा बोलते थे। जैसे पंजाबी, पंजाब में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, दलित भी हैं, सारे भाई बंधु हैं, हर जाति धर्म है, पर बोलते क्या है? पंजाबी। पंजाबी का मतलब थोड़ा सिख है, सारे जाति धर्म के लोग हैं, तो वही है। तो डिफरेंट, दे आर कम फ्रॉम डिफरेंट कबीलास, क्लैंस, कम्युनिटी, बट स्पीकिंग वन सिंगल लैंग्वेज, दैट इज वैदिक संस्कृत। तो आर्यजन का ये भी संदर्भ है। अब है आपसे केम फ्रॉम वेयर, कहां से आए। ये जो एक सबसे बड़ी सवाल है, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक, बीजीटी में मतलब बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या कहा, कहां से आए? ध्रुव प्रदेश से, नॉर्थ पोल। पर इनको क्या कहा गया? ये नहीं माना गया। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या कहा, कहां से आए? तिब्बत से। इसको भी हम लोगों ने नहीं माना। फिर आए आपके वो अलबरूनी वगैरह भी बहुत कुछ कहता है, उस सबसे लेना देना नहीं है, ठीक है। एक और नाम लिख लेते हैं, गंगानाथ झा। उन्होंने कहा ब्रह्म ऋषिकेश यानी सप्त सिंधु से। और इसे भी बेटा
नहीं माना। ठीक है, जर्मन स्कॉलर मैक्स मूलर ने कहा सेंट्रल एशिया से, और ये एक्सेप्टेड है। स्टेपीज, ग्रासलैंड से। तो ये बेटा जर्मन स्कॉलर मैक्स मूलर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने क्या कहा? 10-15 लोगों के विचार हैं, बस 3 विचारों पर अटक जाइए क्योंकि यहीं से सवाल आएगा। तो तिलक ने कहा कि पोलर रीजन से आए, नॉर्थ पोल से, ये नहीं माना गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत से आए, नहीं माना गया। गंगानाथ झा जो है बहुत बड़े स्कॉलर थे बिहार दरभंगा से, उन्होंने कहा ब्रह्म ऋषि देश से आए, ये भी नहीं माना गया है। तो गंगानाथ झा जो है कोई अरे गहरे नहीं थे, सरसों पाई के थे। सरसों पाई दरभंगा में एक गांव है, और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चांसलर भी बने थे, और इनका बेटा भी अमरनाथ झा चांसलर बना था। ठीक है, तो ये थे। उन्होंने कहा कि यहां से आए, पर यह भी बात काट दी गई। जर्मन स्कॉलर, जर्मनी के एक विद्वान थे मैक्स मूलर, उन्होंने कहा ये लोग आर्यंस लोग सेंट्रल एशिया से आए और ये रिकॉग्नाइज्ड है। मैक्स मूलर जर्मनी के थे, और वो दी सेक्रेट बुक ऑफ ईस्ट, ध्यान रखिएगा ईस्ट है बेटा, ईस्ट सीरीज। जर्मन स्कॉलर मैक्स मूलर ने दी सेक्रेट बुक ऑफ ईस्ट सीरीज नाम से 50 से ज्यादा किताबें लिखी, मोर देन 50 से ज्यादा किताबें। ठीक है, सब किस पर? इंडिया के ऊपर। और उन्होंने इंडिया को क्या कहा? सभ्यता का पालना। भारत सभ्यता का पालना है, यानी इंडिया इज नर्सरी ऑफ सिविलाइजेशन। इंडिया इज नर्सरी ऑफ सिविलाइजेशन, ये याद रखना है। ठीक है, तो देखिए सोर्स क्लियर हो गया कि कहां से आए। अब आप धारा प्रवाह बात करने की स्थिति में आए हैं। ठीक है, बात कर लो। ठीक है, बिठा दूं, लिख लीजिए। अब जो आते हैं हम बात करते हैं, तो एक बात तो हो गया कि कौन थे, कहां से आए, क्या अर्थ है। अब आता है सोर्स, क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग यहां तक क्लियर है। तो अब आगे बढ़े कि क्या पढ़ना चाहिए। तो यहां जो बात होती है, पहले पुस्तक जो 4 है उसके ऊपर बात होती है। तो अबाउट वैदिक लिटरेचर, हमें लिटरेचर पे बात करना है। जैसा मैंने कहा, पहला उठाते ऋग्वेद। ठीक है, 1500 BC, ओल्डेस्ट
इन दी वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पुराना बुक है, ओल्डेस्ट इन दी वर्ल्ड। कंपेयर कर लीजिए विद सेकेंड ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड, जिंदा अवेस्ता। जिंदा अवेस्ता होली बुक ऑफ पार्स जोरास्ट्रियन, पार्स। अब अगला पॉइंट आता है ऋग्वेद के लिए। चैप्टर कॉल्ड मंडल, it has 10 mandal, 2 to 7 oldest mandal, 2 to 8 पारिवारिक मंडल यानी फैमिली, एक। अब है लेटेस्ट रिटेन 10th मंडल, BC। अब है जो मंडल है 10th BC। अब है हाइम्स, हाइम्स का मतलब क्या होता है? मंत्र। मंत्र को क्या कहते हैं आप? यहां स्तुति भी कहते हैं, ठीक है, स्तुति। इसी को आप एक और नाम देंगे, स्तोत्र, ठीक है। स्तोत्र, इसी को एक और नाम से आप जानते हैं, शुक्ति, शुक्त, शुक्तियां। तो आपसे पूछता है ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र या स्तुति या स्रोत या शुक्तियां हैं? तो 1028, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है ओम का उल्लेख 1028 बार, क्योंकि सभी मंत्रों का आरंभ ओम से हुआ है। एग्जाम्पल गायत्री को ले लें। बेटा थोड़ा इसको अब समझ लीजिए।
गौर फरमाना है बेटा। ऋग्वेद को हम हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइट क्या हो रहा है बेटा? ऋग्वेदा। हमने 4 वेदों में से पहला वेद उठाया है ऋग्वेद। ऋग्वेद 1500 बीसी के आसपास लिखा गया, आज से 3500 वर्ष पहले। ठीक है। ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट ऋग्वेदा इज कंसिडर्ड ओल्डेस्ट बुक और एपिक इन द वर्ल्ड। ठीक है। कंपेयर विद सेकेंड ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड, इट इज जंदा अवेस्ता। ऋग्वेद की तुलना सिमिलैरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऋग्वेद की तुलना सिमिलैरिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से किसके साथ होता है? जंदा अवेस्ता के साथ होता है। जंदा अवेस्ता किसकी किताब है? ये होली बुक ऑफ जोरास्ट्रियन, ये पारसी धर्म के लोगों का उनका पवित्र ग्रंथ है। तो सेकेंड ओल्डेस्ट ये, फर्स्ट ओल्डेस्ट ये। अब आइए, ऋग्वेद का चैप्टर को क्या कहते हैं? मंडल कहते हैं। चैप्टर कंसीडर मंडल। अब है, इट हैज 10 मंडल्स। हाउ मेनी मंडल्स? 10 मंडल्स। 2 से जो 7 मंडल है सबसे पुराना है। कभी भी पूछे कि 2 से 7 मंडल जो है वो सबसे पुराना है, ऐसा पूछ चुका यूपीएससी पूछेगा, नीचे नहीं, पर पीजीटी टीजीटी तो है। अब आपसे पूछ रहा है 2 से 8 मंडल जो है उसको क्या कहते हैं? पारिवारिक मंडल, फैमिली मंडल। क्यों कहते हैं? तो एक ही परिवार के, एक ही कुल के ऋषि मुनियों ने इसे लिखा। और सैटरडे के क्लास में हम बात कर रहे थे ना, जब हम पढ़ा रहे थे आपको ज्योग्राफी, सप्तऋषि तारा मंडल, स्मॉल बियर नोन एज सप्तऋषि, बताए थे ना, गृत, विवाम, अभार, वशीकन, गृत, समंत, विश्वामित्र, नहीं, वामदेव, अत्रि मुनि, भारद्वाज, वशिष्ठा, कण्व ऋषि, सब बताए थे। वही वो 7 फैमिली वाले मेंबर होंगे जो इसको लिखेंगे। अब आइए, लेटेस्ट रिटेन मंडल। तो ये 10 मंडल में सबसे आखिरी में कौन सा मंडल? तो ये 10वां मंडल। और लगभग कब लिखा हो गया? 1100 बीसी। ये सब 1500 बीसी और ये 1100, 400 साल बाद। ऐसा माना जाता है कि इसे जोड़ दिया गया ऋग्वेद में। तो जोड़ने को क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। तो इसे अपेंडिक्स माना जाता है। तो 10th मंडल इज एन अपेंडिक्स। इसे अपेंडिक्स माना जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब आइए, हाइम्स का मतलब होता है मंत्र, और हाइम्स का मतलब मंत्र भी है, और इसी का और मतलब है स्तुति, क्योंकि सब स्तुति के लिए है। स्त्रोत यानी सिर्फ बोलने से है। शुक्तियां, तो ये सब एक ही मतलब है। तो पूछेगा ऋग्वेद में कुल कितनी शुक्तियां हैं? हाउ मेनी हाइम्स, शुक्तियां इन ऋग्वेदा? योर आंसर विल बी 1028 total, and each suktis start with the letter om, the word, not letter, the word om, om। अब एग्जाम्पल देखिए गायत्री मंत्र का, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। तो ओम से ही शुरू हुआ। तो सारे, तो कितनी बार ओम शब्द का उल्लेख हुआ है? 128 बार। तो मंत्रों का आरंभ ही ओम शब्द से होता है। एग्जाम्पल गायत्री मंत्र। ये हुआ। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। पर ऋग्वेद में अभी बहुत कुछ है, और ये सारे मैं रिलेवेंट बातें करता हूं। ऐसा कोई भी लाइन नहीं है जो आप छांट दे से कि मैं इसको साइड कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ पूछता है। नोट करिए इसे। बहुत है नहीं?
अब बेटा इसको मिटाते हैं, ठीक है? लिख लिया होंगे? ऋग्वेद अभी हाईलाइट होगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है? ऋग्वेद अभी हाईलाइट, ध्यान देना है। ऋग्वेद के संदर्भ में आएगा, इसमें क्या है? कलेक्शन ऑफ मंत्रास, यानी मंत्रों का संग्रह। तो पूछेगा ऋग्वेद में क्या है, जवाब दीजिएगा ना, इट इज कलेक्शन ऑफ हाइम्स, सुक्तियां, मंत्रों का संग्रह है। ये मंत्र क्या करते थे? यज्ञ के समय स्तुति पाठ करते, देवताओं को खुश करने के लिए। यज्ञादि समय मंत्र पाठ कर देवताओं को खुश कर मनमाफिक खुशकर प्राप्त कर। तो यज्ञ आदि, ठीक है, यज्ञ जब करते थे, हवन यज्ञ, तो ये मंत्र पाठ करते, स्तुति करते और देवता को खुश करते। सब देवताओं को खुश करने के लिए मंत्र है। जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार वर्णो रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार। है कहने का मतलब है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान को हम खुश कर रहे हैं, उनका प्रेजिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं हम पे भी कृपा कर दीजिए। राम को तार दिया, हमें भी तार दीजिए। यही होता है सब कुछ में, तो ये याद रखिएगा। तो कलेक्शन ऑफ हाइम्स, और वो मंत्र कब पढ़ते थे? यज्ञ के समय मंत्र पढ़ते थे। तो ये ध्यान में रखना है, यज्ञ के समय। अब मंत्रोच्चारण करने वाला पुरोहित, यानी ऋग्वेद पाठकर्ता कौन होता, क्या कहते? तो आप भी जानते हैं, एक होता था ब्रह्मा, एक होत्र, एक अधर्व्य, और एक होता था ब्रह्मा, होत्र, अधर्व्य और एक शाम का गायन का उद्गाता। तो याद रखिएगा, मैं 4 पुरोहित का जिक्र कर देता हूं। 4 पुरोहित तो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है? 4 पुरोहित में पहला ब्रह्मा, यानी दूसरा होत्र, तीसरा उद्गाता, चौथा अधर्वयु,
देखिए बेटा, मैं चारों पुरोहितों को यहीं पे जिक्र कर दिया, सवाल आगे आएगा। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के समय उच्चारित करने वाले जो पुरोहित होते उसे आप होत्र कहते हैं। ऋग्वेद मंत्रोच्चारण यानी वन हु चांटिंग द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा, दैट्स नोन होत्र। हिंदी में भी होत्री है, ये संस्कृत शब्द है। यानी यहां पे क्या हुआ, ऋग्वेद का जो पाठ करेगा उस पुरोहित को, ऋग्वेद से जुड़े पुरोहित को क्या कहते हैं, होत्र। सामवेद से जुड़े पुरोहित को क्या कहते हैं, उद्गाता, जो गीत गाने का काम करता है। आज भी देखते हैं डीजे वाले भैया जरा गाना बजा दे, तो शादी हो, विवाह हो, मुहूर्त हो, बर्थडे पार्टी हो, पप्पू पास कर गया, हर स्थिति में हमें एक सेलिब्रेशन चाहिए। तो सेलिब्रेशन जो करते हैं तो गाना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाना यानी ये भगवान को खुश करने वाले गीत गाते थे, तो उद्गाता कहलाते। अधर्वी वो लोग होते थे जो यज्ञ को संपादित करने के लिए जो हस्त कार्य करते थे, वो हुए, तो अधर्वी नाम के पुरोहित होते थे। और यज्ञों को देखभाल करने वाला जो होता था ब्रह्मा, यानी यज्ञ का निरीक्षण करता, सुपरविजन ऑफ यज्ञस, दैट वाज द सुपर मोस्ट, नहीं सुपीरियर, नहीं सुपीरियरेस्ट, जो है आपका निरीक्षण करता होता सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, तो जो सुपर मोस्ट है वो कौन है, ये है ब्रह्मा। और अथर्ववेद से जुड़ा कोई भी पुरोहित नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये भी बात हो गई क्लियर। तो ऋग्वेद के पुरोहित कौन है, यहां पर होत्र है। इसको मिटा दीजिए, लिख लीजिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिटा दो बेटा। अब आइए ऋग्वेद के संदर्भ में, अब और भी बहुत कुछ है पर लिखने की स्थिति में हम नहीं होंगे, बिकॉज 1-2 मिनट बचा है, बस समझिए इसको। सुनना है वर्ड से। ऋग्वेद के ऊपर कम से कम अभी 25 क्वेश्चन और हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियां, ऋग्वेद में उल्लेखित कबीले, ऋग्वेद के हर मंडल से जुड़े, जैसे 7वें मंडल में क्या है, 9वें मंडल में क्या है, 10वें मंडल में क्या है, ये बहुत कुछ है। जैसे 7वें में दासराज युद्ध है, 9वें में सोमरस के बारे में है, सोम देवता को समर्पित, 10वें में जो है चारों वर्णों का जिक्र है, ये कायनात, ये विश्व कैसे कायम हुआ, कैसे निर्माण हुआ, उसका जिक्र है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा नदियों का देंगे, गंगा कितनी बार, यमुना कितनी बार, सिंधु कितनी बार, सदा नीरा का जिक्र कहाँ आता है, तो ये सब चीज़ें हैं। देवता कैसे थे, तो ऐसे पूरा का पूरा, मैंने पहले कहा कि पूरी वैदिक साहित्य जो है वही हमारा प्राइमरी सोर्स है वैदिक सिविलाइजेशन को जानने का। तो हम किताब ही पढ़ेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ही पढ़ेंगे, उसी से सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। ये ध्यान में रखने की चीज़ है। उसके बाद बताएंगे उसका धर्म क्या था, अध्यात्म क्या था, और लाइफ स्टाइल क्या थे, इकोनॉमी कैसे चलती थी, युद्ध क्या हुआ कैसे, तो ये सारी बातें होंगी, पहनावा, रहन सहन, खेती बाड़ी, सब। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल ये कंटिन्यू होगा वैदिक लिटरेचर, तो वैदिक सभ्यता कल